स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चले शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे बाढ़ बारिश के बाद बढ़ते बीमारियों की खतरों की। बता दें कि हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र की लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल एलएनजेपी में अचानक छापा मारा। उनके पहुंचते ही अस्पताल प्रशासन और स्टाफ में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस दौरान उन्हें महिला वार्ड में टॉयलेट बंद पड़ा मिला। टॉयलेट पर ताला लगा हुआ था। तमाम खामियां यहां पर मिली है स्वास्थ्य मंत्री को। हालांकि इस पर उन्होंने प्रधान चिकित्सा अधिकारी को सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के कड़े निर्देश दिए। मंत्री ने कहा है कि अस्पतालों में बुनियादी सुविधाओं की कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और तत्काल सुधार सुनिश्चित किया जाए। लेकिन इन सबके बीच सवाल यही उठता है कि जब अस्पताल ही स्वस्थ नहीं है तो मरीजों को क्या सही करेगा। आखिर बाढ़ बारिश के बीच बढ़ती बीमारियों पर कैसे कंट्रोल किया जाएगा, आखिर कौन लेगा जिम्मेदारी। आज उसी पर चर्चा करेंगे बाढ़ बारिश के बीच बढ़ते बीमारी के खतरे को लेकर और जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने औचक निरीक्षण किया। हमारे साथ सभी मेहमान जुड़ चुके हैं। वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। चर्चा करेंगे लेकिन उससे पहले दिखाएंगे एक रिपोर्ट। प्रदेश में इस बार ज्यादा बारिश और बाढ़ के आने और जल भराव से कई इलाकों में बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसका एक प्रमाण ये भी है कि जिले के सरकारी अस्पतालों, सीएचसी, पीएचसी के अलावा निजी अस्पतालों में भी मौसमी बीमारियों हैजा, डायरिया, मलेरिया और डेंगू की ओपीडी बढ़ गई है। शायद इसी खतरे को भांपते हुए प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव एक्शन में दिख रही हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने शुक्रवार को कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी लोकनायक जयप्रकाश नारायण जिला अस्पताल में रेड की तो कई जगह बद इंतजामी मिली। महिला वार्ड में तो शौचालय बंद था, ताला लटका था, गंदगी भी थी। मैडम के कमांडो ने लात मारकर शौचालय का दरवाजा खोला। मंत्री हालात देखकर भड़क गईं। इस टाइम अपना नंबर, मेरा नंबर, आवाज नंबर नहीं बता रहे, आपस में बातें कर रहे हैं ना, किसी को कुछ को कर रहे हैं, कंफर्म आप किसी को एग्री कर रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जगह की कमी है, बहुत ज्यादा कमी है और उसकी कमी में रहते हुए बहुत सारी चीजें आज हो भी रही हैं। उनको बेहतर करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मैंने देखी है कि हमारे पास डॉक्टर्स हैं, जैसे गायनेकोलॉजिस्ट हैं, 3-4 हैं, मगर उनके लिए कमरा एक है, तो एक ही बच्चे का एक ही टेस्ट महिला को एक कमरे में एक ला सकते हैं एक पर। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। इसी तरह एक दिन पहले ही विधानसभा की स्वास्थ्य और शिक्षा समिति के सदस्यों ने समिति के चेयरमैन विधायक राम कुमार कश्यप के नेतृत्व में सोनीपत के भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में अचानक निरीक्षण किया। जांच और पूछताछ में यहां भी कई खामियां मिली। अस्पताल में मेडिकल उपकरणों की भी कमी थी। और जो रेफर करेगा वो मेरे को बता देगा कि भाई ये रेफर करना है। वो मना कभी नहीं करते कि रेफर करने के लिए, लेकिन वो ये है कि कोई जूनियर डॉक्टर ना रेफर करे तो उस मरीज को पूरा सही रेफर करते हैं ना। इसे मैसेज तो गलत जवाब नहीं जावा, जब एक बात सुन रहे डॉक्टर है मैसेज जाता है ना गलत, इसलिए उसको रोकने के लिए व्यवस्था करी। जो भी रेफर करते हैं क्या कारण है, कब किया गया, वो बात होगी थी, वो पूरी डिटेल में होगी, पूरी डिटेल में बात होगी है। मतलब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव भी अब अनिल विज की तरह एक्शन में दिखना चाहती हैं। वैसे भी स्वास्थ्य विभाग के अस्पतालों, डिस्पेंसरी, सीएचसी और पीएचसी में विशेषज्ञ डॉक्टरों, मशीनों, स्टाफ और दवाइयों की भी कभी कभी कमी रहती है। चलिए, जब जागो तभी सवेरा, कुछ और सुधार होगा। हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज़। तो जिस तरह से देखिए कि अब लगातार बाढ़ बारिश के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ने लगा है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और देवेंद्र सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि जिस तरह से देखें कि बाढ़ के बाद बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। कई तरह की जो बीमारियां हैं, चाहे वो डेंगू, मलेरिया या फिर अन्य बीमारियों की बात करें, लेकिन इस बीच अस्पतालों का निरीक्षण करने और यहाँ पर छापा मारने खुद स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार इस समय एक्शन मोड में नजर आया।
देखिए जया, ये हालात पैदा क्यों हुए जी, और ये बात भी नहीं है कि ये जो कमियां मंत्री जी को नजर आ रही है वो आज ही है, 2 दिन की कमियां हैं। दरअसल एक आज ताजा डेवलपमेंट ये है इस मामले में बारिश और बाढ़ की। गुरुग्राम की कोर्ट ने गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर को, नगर निगम कमिश्नर को और डीसीपी जो पुलिस के व्यवस्था देखते हैं, इन तीनों को तलब किया है कोर्ट ने कि गुरुग्राम क्यों डूबा, गुरुग्राम में जो कमियां थी उसको समय रहते दुरुस्त क्यों नहीं किया। ये आज की बात है जी। गुरुग्राम कोर्ट ने तलब किया डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और डीसीपी जो ट्रैफिक की व्यवस्था देखते हैं कि आप जवाब दो कि ऐसे हालात क्यों बने। अगर पहले भी ऐसा हुआ है तो आपने क्या कदम उठाए। तो एक नजीर है पब्लिक के सामने, प्रशासन सरकार के लिए, कि आप पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक के प्रति जो जिम्मेदारी है कोताही बरतेंगे तो फिर कोर्ट आपसे जवाब मांगेगा। ऐसा गुरुग्राम में हुआ है। खाली गुरुग्राम की बात नहीं है, हरियाणा के तमाम शहर, ज्यादातर शहरों में, पानीपत की बात करूं मैं जी, पानीपत में आज भी HSVP के जो सेक्टर्स हैं 5 करोड़ का मकान है, औसतन 5 करोड़ का मकान है, लेकिन सड़क दरवाजे पे टूटी हुई है, सीवर का पानी लीक हो रहा है, सफाई पूरी नहीं है। तो पानीपत में यही हाल है जो गुरुग्राम में और शहरों में भी है। तो मेरे को लगता है प्रशासन और सरकार के सामने अब बहुत सारी चीजें खुलकर आई हैं और सरकारी एजेंसियों की भी पोल खुल गई है। पानीपत का तो ये हाल है, सेक्टर 11-12 जो सबसे पुराना सेक्टर है, पोश बड़े बिजनेसमैन रहते, कभी जजेस रहते थे, अब तो उनका अलग ऑफिसर्स कॉलोनी बन गई है। 2-2 महीने सीवर का पानी पार्कों में, सड़कों पे रहता है, कोई व्यवस्था नहीं है। जवाब ये मिलता है कि सीवर की लाइनें पुरानी हो गई हैं, आबादी बढ़ गई है, जरूरतें बढ़ गई है, दबाव बढ़ गया है, इसलिए वो लाइनें बदलनी पड़ेगी, तब जाके छुटकारा मिलेगा। लेकिन जो मौजूदा व्यवस्था है, जो मौजूदा संसाधन है, उनका मैक्सिमम उपयोग हो, मैक्सिमम रिजल्ट मिले, इस तरफ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और एक चीज और है जया, जो नगर निगम है, चाहे गुरुग्राम हो, पानीपत हो, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, हिसार, रोहतक, मानेसर, 11 नगर निगम है। ज्यादातर हम ये भी महसूस करते हैं जो ठेकेदार होते हैं, ठेका लेते हैं सड़क बनाने का, सीवर की सफाई का, पार्कों की मेंटेनेंस का, वो पैरामीटर्स पे खरा नहीं उतरते। ये बिल्कुल सही बात है, जो जनप्रतिनिधि है, बड़े जो पावरफुल है, उनकी मर्जी से, अफसरों की मर्जी से ठेके बांट दी जाते हैं, ये काम तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये स्थिति है। जब तक उनकी स्किल नहीं है, अपने काम में प्रोफेशनल स्किल नहीं है, पैरामीटर्स पूरा नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी कमी है। उनको काम की समझ ही नहीं है, लेकिन उनको काम मिल रहा है सरकारी अंदर खाती। तो बहुत सारी चीजें गलत चल रही हैं जिनको दुरुस्त करना जरूरी है। और आज जो गुरुग्राम कोर्ट का फैसला है, हरियाणा का सबसे चमकदार, विकसित, मॉडर्न जिला गुरुग्राम, कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर, नगर निगम कमिश्नर और डीसीपी को आप तलब किया कि आप जवाब दो, ये ऐसे हालात पैदा क्यों हुए। यही हालात पानीपत में भी थे और जगह भी थे। तो प्रशासन, सरकारों को और गवर्नमेंट एजेंसी को अब जागना होगा। पब्लिक जवाब मांगती है। आप कह रहे हो ठीक है, ट्रिपल इंजन की सरकार बनी, तिगुनी रफ्तार की बात हो रही थी, अब तो 10 महीने हो गए। लोगों को थोड़ा सा निराशा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार, आप कह रहे तिगुनी रफ्तार तो अभी नजर नहीं आ रही ना। तो लोगों की अपेक्षाएं हैं, उनको पूरा करना बहुत जरूरी है और जनप्रतिनिधियों, प्रशासन और सरकार पर ये दबाव है। बिल्कुल, और जनता का जवाबदेह सरकार को होना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जो खामियां है, जो परेशानियां आम जनता को झेलनी पड़ रही है, उसका जो हल है वो बेहद ज़रूरी है। महेश, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से देखें कि आज की तारीख में अगर जिक्र करें हरियाणा में, तो अस्पताल का जिस तरह से औचक निरीक्षण हुआ, हालात सबने देखे, अगर ये खुद बीमार अस्पताल पड़ जाएंगे तो मरीजों का इलाज कौन करेगा फिर? देखिए, थोड़ा पीछे मैं आपको लेकर जाना चाहूंगा। अनिल विज को स्वास्थ्य मंत्रालय दिया गया था और उस वक्त अनिल विज से फायर ब्रांड और अनिल विज से त्वरित फैसला लेने वाला कोई मंत्री नहीं माना जाता। अनिल विज भी इस महकमे को संभाल चुकी हैं, उसके बाद आरती राव संभाल रही हैं। किसी एक अस्पताल के निरीक्षण से कोई व्यवस्था बदल जाएगी ऐसा नहीं है। साफ तौर से बात कही जा सकती है कि अनिल विज के कार्यकाल में पहले से जो सिविल अस्पताल हुआ करते थे, अलग अलग जिलों में अलग अलग नाम दिए गए हैं। जिस तरीके से हिसार का जिक्र करूं तो महाराजा अग्रसेन सिविल अस्पताल, उसे सामान्य अस्पताल नाम दिया गया है। तो हर एक जिले में पहले से बेहतरी हुई है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। पहले सिविल अस्पतालों की हालत इतनी बदतर हुआ करती थी,
अनिल विज के संभालने से पहले कि अस्पताल के अंदर दाखिल होना किसी के लिए भी मुश्किल हो जाता था। हर तरफ कूड़े के ढेर और गंदगी, बदबू और टॉयलेट का तो इस्तेमाल शायद ही कोई कर पाए। इस तरह की परिस्थितियां सिविल अस्पताल में हुआ करती थी। लेकिन पहले मैं बेहतरी की बात करूं तो यहाँ पर अनिल विज ने व्यवस्था को बदलने की कोशिश की और काफ़ी हद तक साफ सफाई जो है वो अस्पतालों में देखने को मिली, बेहतर व्यवस्थाएं देखने को मिली, इक्विपमेंट्स ज़्यादा लाने की कोशिश की गई। लेकिन बावजूद इसके डॉक्टरों की कमी बनी रही और व्यवस्था में जितना आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए था अनिल विज चाहकर भी नहीं कर पाए। अब व्यवस्था संभाल रही हैं आरती राव। आरती राव ने अस्पतालों का निरीक्षण किया, लेकिन यहाँ एक केस स्टडी में आपके सामने लाना चाहूंगा हिसार की। हिसार में एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है और सबसे बड़ा जिला हरियाणा प्रदेश का, और यहाँ पर जो सिविल अस्पताल है महाराजा अग्रसेन सिविल अस्पताल, ये दरअसल एक ऐतिहासिक किले के बिल्कुल साथ के इलाके में बनाया गया है और काफी पुराना हो चुका है, जर्जर हालत में आ चुका है। अगर आपने कहावत सुनी होगी कि पैसे को आग लगाना, अगर आपको ये कहावत चरितार्थ अगर देखनी हो, हकीकत इस कहावत की अगर समझनी हो, तो फिर आप आज की तारीख में हिसार के सिविल अस्पताल तक चले जाइए। आपको समझ में आएगा कि जनता के पैसे के आग कैसे लगाई जा सकती है। वो वहां पर तस्वीरों में आप आसानी से देख पाएंगे। करोड़ों रुपए का खर्च सौंदर्यकरण पर किया जा रहा है, जबकि इंतजार हम इस बात का कर रहे थे। बीते एक दशक से करीब 10 सालों का वक्त हो चुका है जब लोग राजनीतिक नेताओं से, मंत्रियों से ये गुहार लगा रहे थे कि नया सिविल अस्पताल चाहिए, यहाँ पर एक्सटेंशन नहीं हो सकता, क्योंकि कानूनी बाध्यता भी है कि जो 100 मीटर की रेंज है किसी भी ऐतिहासिक जगह की, गुजरी महल के साथ ये पूरा इलाका है और ऐतिहासिक पुरातत्व विभाग की जगह है, तो 100 मीटर की रेंज में किसी भी तरह का नव निर्माण नहीं हो सकता। तो ऐसे में किसी दूसरी जगह पर इस अस्पताल को शिफ्ट किया जाना था। लेकिन आज करोड़ों का खर्च वहां पर किया जा रहा है, दीवारों को ढका जा रहा है, वहां पर एक तरीके से थंडरमैक्स लगाई जा रही है, सलमाइका लगाकर, लकड़ी लगाकर दीवारों को ढका जा रहा है और करोड़ों का स्ट्रक्चर वहां पर तैयार कर दिया गया, जबकि लोग इंतजार इस बात का कर रहे थे कि कब इस बिल्डिंग को कंडम घोषित करेंगे और नई जगह पर अस्पताल को शिफ्ट करेंगे। तो ऐसे में अस्पताल को शिफ्ट करना तो दूर की बात, जो एक दशक से फाइल इधर से उधर घूम रही थी, जिले से लेकर वापस चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से वापस हिसार तक आ रही थी, एक बार फिर से निराश कर दिया। कई करोड़ रुपए ये आग में एक तरीके से स्वाहा हो चुके हैं, इस पैसे का कोई इस्तेमाल कभी नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में आप आसानी से समझ सकते हैं कि व्यवस्था पहले से तो बेहतर हुई है, लेकिन जिस कदर बेहतर होनी चाहिए थी नहीं कर पाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं में और ज्यादा शीघ्र और जो सुधार है वो ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि आम जनता को इसका फायदा मिल सके। बहरहाल वीरेंद्र जी, जिस तरह से देखें कि अस्पतालों की इस तरह से बदहाल व्यवस्था और आज जो अस्पताल के अंदर ताला लगा टॉयलेट देखा गया, फिलहाल अस्पताल प्रबंधन को जमकर लताड़ भी लगाई गई, लेकिन लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर्स की कमी, जो दिक्कतें हैं वो लगातार बनी हुई है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी भी दी गई। मेडिकल कॉलेजेस की बात कर ले, वहां का भी जब निरीक्षण किया तो कुछ यही हालात देखने को मिले, डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। लेकिन मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों में इसी तरह से व्यवस्था बनी रही, इसी तरह से हरियाणा के तमाम जिलों में पानी भरता रहा, तो आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन होगा? आम जनता इसी तरह से परेशान होती रहेगी। देखिए, जहाँ तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है जी, तो हरियाणा की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है जी। देखिए, जो सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर हैं पद पड़े हुए हैं, कारण है कि डॉक्टर आने को तैयार नहीं है। सरकार अनुबंध के आधार पर भी रखती है, तो मतलब सरकारी सेवा में आने का डॉक्टरों का आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि कुछ वहाँ की कार्य प्रणाली ऐसी है। तो मतलब डॉक्टरों की रुचि प्राइवेट अस्पतालों में है, वहाँ वेतन का भी आकर्षण है, सुविधाओं का भी आकर्षण है। तो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर जाना नहीं चाहते। सरकार कई समय पर कई तरह की घोषणाएं भी करती रहती है, योजनाओं की भी करती है, लेकिन देखिए सरकारी अस्पतालों में इलाज कराने कौन जाता है? गरीब आदमी जाते हैं, और क्या उनकी स्थिति है, कहाँ उनकी सुनवाई होती है? तो ये व्यवस्था तो देखिए अनिल विज के समय में व्यवस्था में सुधार आया था, डॉक्टरों में क्षोभ का वातावरण बना था, कार्य प्रणाली में सुधरी थी, लेकिन अब फिर वही वैसा हो गया। आरती राव ने अगर कुरुक्षेत्र में आज छापा मारा है तो अन्य अस्पतालों की भी यही स्थिति है, कोई विशेष अंतर नहीं है। कुरुक्षेत्र के अलावा कोई अन्य में कोई स्थिति अच्छी है ऐसा नहीं है, लेकिन क्या छापे मारने से व्यवस्था में सुधार हो जाएगा? तो ये आधारभूत ढांचा तो सरकार ने उपलब्ध कराना है जी। भाई जब अब अनिल विज ने जब मंत्री होते हुए अम्बाला छावनी में जी तो अपने अस्पताल में वो इलाज कराने, एक्सरे कराने गए थे, तो वहां देखा मशीन ही बंद पड़ी थी जी। तो उनको बड़ा दर्द हुआ था कि इतना बड़ा अस्पताल उन्होंने बनवाया, मशीन मंगवाई और उस मशीन का उपयोग ही नहीं हो पा रहा। तो इस व्यवस्था को कैसे बदला जाएगा? तो ये व्यवस्था तो ऐसी रहनी है,
और जब तक सरकार में इस तरह से जो लोग बैठे हुए हैं वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए सुविधाओं का विस्तार नहीं करेंगे और खुद इलाज कराने नहीं जाएंगे तो उनको खूब फीडबैक कैसे मिलेगा? बिल्कुल। अगर मंत्री विधायक जो जनप्रतिनिधि हैं वो अगर सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने जाएंगे तो वहां की स्थिति से उनको आभास होगा, वहां का फीडबैक मिलेगा, बिल्कुल। जनता किससे भी जुड़े रहेंगे। लेकिन उनकी रुचि तो सरकारी अस्पतालों में है नहीं, वो तो प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज कराते हैं क्योंकि उनको वहां पता है कि अच्छी सुविधाएं तो प्राइवेट अस्पतालों में मिलती हैं, तो उनका आकर्षण भी प्राइवेट अस्पताल में है। और देखिए उनको तो प्राइवेट अस्पताल का खर्च भी सरकार वहन करती है, तो ऐसे में सरकारी अस्पताल में क्यों जाएंगे? अब बीमारी के बाद जो बाढ़ के बाद जो है जिस तरह की संक्रामक रोग फैल रहे हैं, डेंगू फैला हुआ है, मलेरिया है, वायरल है, ये मरीजों की तो भीड़ बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। लेकिन देखिए जो जिनकी पॉकेट अलाउ करती है वो तो प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टरों के पास जाते हैं। जो गरीब आदमी है उसके पास तो कोई विकल्प ही नहीं है, उसके पास तो सरकारी अस्पताल ही एकमात्र विकल्प है। लेकिन क्या वहां उनकी सुनवाई होती है? वहां इतनी बड़ी भीड़ होती है, उनकी जो है कतारें बनी होती है, कईयों को तो नंबर ही नहीं आता, वापस लौटना पड़ता है। तो ऐसे में सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था को में सुधारने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, कहीं से तो इसकी शुरुआत तो होनी चाहिए। लेकिन देवेंद्र, जैसा कि आप जिक्र गुरुग्राम का कर रहे थे, तो वहां पर सबसे ज्यादा इंडस्ट्रीज है गुरुग्राम में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज है, इनकम का सबसे बड़ा सोर्स वहां से हरियाणा में आता है और पूरे एनसीआर में वही है। और सबसे बदहाल स्थिति इस समय गुरुग्राम की है क्योंकि जब मानसून था इतनी बारिश हुई तो हालत बदतर हो गई और वही हाल कुछ पानीपत का भी है। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी दौरे पर वहां गए थे और सफाई अभियान भी चलाया गया था। तकरीबन 2800 टन जो कचरा था वहां से निकाला गया। लेकिन सवाल जो इसका तस बना हुआ है कि सफाई व्यवस्था का जिक्र कर ले तो कूड़ा वैसे ही पड़ा हुआ है, किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं हो पाई, जिससे कई बीमारियां भी फैल रही हैं। और गुरुग्राम में जो जल भराव की समस्या है उससे आम जनता काफी ज्यादा परेशान है। देखिए जया, गुरुग्राम हरियाणा को सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला है, सबसे ज्यादा हरियाणा का खजाना भरता है, विकास कार्य होते हैं, मंत्री विदेश यात्रा पे जाते हैं जी। करीब 32-33 लाख लोगों को समाज कल्याण पेंशन मिलती है, बहुत कुछ होता है। गुरुग्राम रेवेन्यू देने में नंबर 1 पे, फरीदाबाद 2 पे और पानीपत 3 पे है जी। इन तीनों शहरों के बाद बाकी जिलों की सरकार की कमाई है टैक्सेस के हिसाब से बाद में नंबर आता है। उस गुरुग्राम में हम 8-10 साल से देख रहे हैं, मेरे को लगता है आधा दर्जन बार तो ऐसा हुआ होगा रेनी सीजन में कि गुरुग्राम डूब गया, गले तक डूब गया। बिल्कुल देखकर हैरानी होती है कि ये मिलेनियम सिटी है, मिलेनियम सिटी है, आईटी पार्क है यहाँ पे। गुरुग्राम में अब ग्लोबल सिटी बनाया जा रहा है, विश्व स्तर की एक ग्लोबल सिटी। एक वो जंगल सफारी बनाया जा रहा है जिसके लिए मुख्यमंत्री को भी अभी जाना था दुबई में, इन्वेस्टर्स को इन्वाइट करना था और एक जंगल सफारी का 10,000 एकड़ में नूह और गुरुग्राम की दिल्ली से सटा हुआ विश्व का सबसे बड़ा जंगल सफारी, ताकि लोगों को जंगल सफारी का आनंद हो। प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मेरे को लगता है जितना कुछ खर्च हो रहा है, जो प्लानिंग है जमीन पर, वो उपयोगिता नजर आनी चाहिए। पानीपत की बात करूं, आज ये स्थिति है, पानीपत भी तीसरे नंबर पे रेवेन्यू देने में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट। डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनकम टैक्स, बहुत सारे टैक्सेस आते हैं। लेकिन आप देखिए हुडा सेक्टर्स में जो एचएसवीपी के सेक्टर्स है, वहां स्थिति, जहां मैं खुद रहता हूं, सोनी जी भी वहीं रहते हैं, सेक्टर्स में बहुत दुर्दशा है। हमने रिपोर्ट्स अपने दर्शकों को दिखाई है 2-3 दिन पहले ही कि 11-12 सेक्टर सबसे पहला सेक्टर बना जब लोगों को पता लगा कि हुडा के सेक्टर्स क्या है। मतलब एक स्टेटस सिंबल होता है, कोई पूछ ले कहाँ रहते हैं जी, हुडा सेक्टर में रहते हैं, इससे ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। और लोगों को लगता है भाई ये तो करोड़पति है, क्योंकि आज करोड़ों के रुपए में वहां प्रॉपर्टी पहुंच गई है। 5 करोड़ की कोठी, लेकिन घर के गेट के बाहर गड्ढे, सड़कें पूरी अधूरी है, गड्ढे है गहरे, सफाई पूरी नहीं है, सीवर का पानी है। तो पानीपत में भी बहुत कुछ करना है। अभी मैं आपको बताऊं जब गुरुग्राम में कल 7 घंटे में 2800 टन कूड़ा निकाला गया है, उनमें कौन थे? धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक, सामाजिक,
एनजीओज, आरडब्ल्यू, सब लोगों ने मिलकर सामूहिक ताकत दिखाई है। मुख्यमंत्री मौजूद थे, पानीपत के लोग भी अब मांग कर रहे हैं कि गुरुग्राम की तर्ज पर पानीपत की भी महासफाई अभियान चलाया जाए, यहाँ का भी कचरा निकले। यहाँ भी बहुत सारी समस्याएं हैं, प्रशासन और सरकार ध्यान दे। हम ये गुहार लगा रहे हैं कि पानीपत में भी इस तरह का महासफाई अभियान चले। और अगर ये बाढ़ या बारिश नहीं होती, सफाई नहरों की इनकी हुई होती पूरी टाइम से, ड्रेनों की सफाई हुई तो शायद ये बाढ़ नहीं आती, खेतों में पानी नहीं आता, गांव की सड़कें नहीं टूटती। भूपेंद्र हुड्डा कह रहे हैं कि 6000 गांव प्रभावित है, जबकि पूरे हरियाणा के 6700 गांव हैं। 6000 गांव अगर बाढ़ से प्रभावित है, 18 लाख एकड़ फसल को नुकसान हुआ है, सड़कें टूट गई। किसान कहते हैं हमारे जो खेतों में कोठे बने होते हैं वहां मोटरें पड़ी थी, ट्यूबवेल बह गए, मोटरें बह गई, इंजन बह गए, बहुत नुकसान हुआ है। किसान रोने को उसका मन करता है जब वो अपनी हालत देखता है। सरकार को तो यह कि फसल का नुकसान, उनके जो इंजन थे या और सामान था वो भी बह गया। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ, लेकिन जो स्थिति इस समय बाढ़ बारिश के बाद बनी हुई है वो बेहद ही सतर्क करने वाली, जागरूक करने वाली है। और कहीं ना कहीं अब स्वास्थ्य जो विभाग महकमा है कहीं ना कहीं एक्शन मोड में नजर आ रहा है। लेकिन महेश, यहाँ पर अगर जिक्र करें तो पूरे एनसीआर का जिक्र करें तो एक ही गवर्नमेंट है, तो कहीं ना कहीं जो कार्य है वो जमीनी स्तर पर और ज्यादा अच्छे से और ज्यादा तेजी से होने चाहिए, बिना किसी अड़चन के, क्योंकि कहीं ना कहीं एक ही गवर्नमेंट में जो फ्लो होता है वो काफी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सारे काम आगे रिपोर्ट है जल्दी पास हो जाती है। लेकिन अब जिस तरह से देखिए जो हाल इस समय हरियाणा में बना हुआ है वो कहीं ना कहीं चिंता का विषय अवश्य ही बनता जा रहा है, क्योंकि स्थिति इस समय अस्पतालों की, रोडों की काफी ज्यादा खराब है। देखिए बिल्कुल चिंता का विषय है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो गुरुग्राम कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया, यहाँ पर तमाम जो शीर्ष अधिकारी थे उन्हें तलब किया गया, डिप्टी कमिश्नर को तलब किया गया, मुझे लगता है कि ये जो काम गुरुग्राम कोर्ट की तरफ से किया गया है बारिश के बाद, मानसून के बाद, इस काम को नायब सिंह सैनी की तरफ से किया जाना चाहिए था। अगर गुरुग्राम में इस तरह की परिस्थितियां बनी हैं, इस तरह के हालात बने हैं, तो जो फैसला यहाँ पर कोर्ट की तरफ से जो आदेश दिया गया, मुझे लगता है कि नायब सिंह सैनी की तरफ से, मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से वो आदेश दिया जाना चाहिए था और मुख्यमंत्री को तलब करने चाहिए थे डिप्टी कमिश्नर और तमाम दूसरे अधिकारी की आखिर गुरुग्राम में ये परिस्थिति क्यों पैदा हुई। अगर ये प्लानिंग की कमी है तो ये भी उन्हीं की जिम्मेदारी थी कि समय रहते इससे आगाह करते और उसको लेकर तैयारियां की जाती। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है तो कहाँ कमी है, इस बार तो जो हुआ सो हुआ, इसके बाद कभी गुरुग्राम में पानी नहीं भरेगा। क्या ये गारंटी नायब सिंह सैनी आज दे सकते हैं? अगर मिलेनियम सिटी, अगर गुरुग्राम पर अहंकार करते हैं पूरे हरियाणा के लोग, अगर गुरुग्राम को कमाई का पूत मानते हैं, कमाई का सबसे बड़ा सोर्स मानते हैं, तो जिम्मेदारी भी तो सरकार की है। नायब सिंह सैनी क्या ये गारंटी गुरुग्राम के लोगों को देंगे कि इसके बाद गुरुग्राम में कभी इस तरह के जो बाढ़ जैसे हालात कभी पैदा नहीं होंगे? आए बार, हर बार बारिश के बाद, थोड़ी सी बारिश के बाद ये खबर सबसे पहले निकलकर सामने आती है कि हरियाणा का कोई एक इलाका अगर डूबा है तो सबसे पहले गुरुग्राम सिटी डूब गया है, लोगों को हैरानी होती है। और ये परिस्थिति कोई अकेले गुरुग्राम की नहीं है। अगर आप हरियाणा प्रदेश के किसी भी दूसरे शहर में जाएंगे तो आपको इस तरह के हालात देखने को मिलेंगे। यहाँ पर खामी क्या है? खामी दरअसल प्लानिंग की है। भारतीय जनता पार्टी के लिए वोटों का बंदोबस्त कैसे किया जाए, किस तरीके से यूथ को मोबिलाइज किया जाए, महिलाओं के लिए क्या किया जाए, इस पर 24 घंटे 365 दिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सोचते हैं। लेकिन यहाँ पर सरकार की जिम्मेदारी है कि वो शहर के लिए सोचे, इन इलाकों के लिए सोचे जहां पर एक बड़ी आबादी रहती है, उनके लिए एक बड़ी प्लानिंग तैयार करे। अगर आबादी का दबाव बढ़ा है, अगर ट्रैफिक का दबाव बढ़ा है तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं की जाएं। अगर हिसार की मैं बात करूं तो यहाँ पर घंटों का जाम हर तरफ देखने को मिलेगा और एक तरीके से आप पैदल पहले पहुंच सकते हैं। अगर गाड़ी लेकर निकले तो हो सकता है कि आपको 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने में ही 1 घंटे का वक्त लग जाए। तो ये हालात अगर बने हुए हैं तो उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या है? और इस तरह की परिस्थितियां प्रदेश के दूसरे जिलों में भी देखने को मिल रही हैं। देवेंद्र जी जिक्र कर रहे थे सफाई व्यवस्था का, सीवरेज व्यवस्था का, हर तरफ इस तरह की जो खामियां हैं वो देखने को मिल रही हैं। हुड्डा सेक्टर्स की बात की जाए तो एचएसवीपी अब कहलाया जाता है। एचएसवीपी सेक्टर्स में पहले जो व्यवस्था थी वो अधिकतम 3 मंजिल मकान बनाए जाने की थी और उसमें भी आगे पीछे जो है काफी सारा एरिया जो है वो ओपन एयर छोड़ना होता था, उसका निर्माण आप नहीं कर सकते। लेकिन अब एरिया जो है कवर्ड एरिया है
जिसे कंस्ट्रक्टेड एरिया कहते हैं वो बढ़ा दिया गया। 1+4 मंजिलें बना दी गई। एक ही प्लॉट पर 5-5, 6-6 परिवार अब रहने लगे हैं। उसके बाद 6-6 गाड़ियां जो है आ चुकी हैं। तो ऐसे में जो अतिरिक्त दबाव है, चाहे वो बिजली पर है, चाहे वो पानी की लाइनों पर है, चाहे वो सीवरेज पर है, उसके लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं, क्योंकि प्लानिंग तो एक परिवार के हिसाब से की गई थी, लेकिन यहाँ पर एक ही प्लॉट पर अब 4 से 5-6 परिवार रह रहे हैं। तो ऐसे में हालात तो बदतर है। बिल्कुल, हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक आखिरी जवाब लेंगे वीरेंद्र जी से और 30 सेकंड के अंदर सर कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आज स्वास्थ्य मंत्री ने यहाँ पर दौरा किया, निरीक्षण किया, औचक निरीक्षण किया, और यही दौरे अगर अचानक होते रहे और कंटिन्यू होते रहे तो कहीं ना कहीं व्यवस्था में सुधार जरूर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में क्यों, पुलिस थाने में, तहसील में, बिजली बोर्ड में, मतलब अलग अलग जहां के लोगों को इस बात का आभास हो कि उनकी कार्य प्रणाली का कोई निरीक्षण करने वाला है, तो इससे स्थिति में सुधार आएगा। अब जिस तरह से शहरी क्षेत्र की आप देखें, अब बरसाती पानी की निकासी है वो तो नगर निगम के पास है, और जो सीवरेज है वो हुड्डा के पास है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के पास है। तो मतलब ये आपस में तालमेल ही नहीं है। बरसाती पानी का अलग से प्रबंध है, सीवरेज के लिए अलग का है। तो ये एक बात कई बार विधानसभा में उठी है, तो इस बारे में एकजुट होकर एक मत फैसला लेने की आवश्यकता है। कार्य प्रणाली में सुधार की जरूरत है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं सुधार की बेहद जरूरत है। बहरहाल आप तीनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और जिस तरह से देखें कि हरियाणा में इस समय कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर और तमाम व्यवस्थाओं को लेकर एक तरह से कॉन्टिन्यूटी की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जिस तरह से आज छापा मारा गया और अस्पताल के अंदर तमाम अव्यवस्था देखने को मिली, ऐसे ही अलग अलग सेक्टर्स की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इस तरह से छापे होने चाहिए। जो अव्यवस्था फैली है उस पर कहीं ना कहीं सुधार की बेहद जरूरत है। बहरहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर।